बॉलीवुड बिग स्क्रीन प्रेजेंट्स साइको। कहानी की शुरुआत में हमें मैरियन क्रेन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिनिक्स शहर के एक रियल एस्टेट ऑफिस में काम करती है। वह सैम लूमिस नाम के एक आदमी से बहुत प्यार करती है, लेकिन सैम पर अपने पिता का बहुत सारा कर्ज है, जिसकी वजह से वह मैरियन से शादी नहीं कर पा रहा। मैरियन इस उबाऊ और अटकी हुई जिंदगी से तंग आ चुकी है और चाहती है कि वह किसी भी कीमत पर सैम के साथ एक नई शुरुआत करे। एक शुक्रवार की दोपहर ऑफिस में उसका बॉस एक अमीर क्लाइंट के साथ आता है जो एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए $40,000 कैश में देता है। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। बॉस मैरियन पर भरोसा करके उसे ये पैसे बैंक में जमा करने के लिए कहता है, लेकिन मैरियन के मन में लालच और एक बेहतर जिंदगी का सपना जाग उठता है। वह एक पल में फैसला करती है कि वह इन पैसों को लेकर शहर से भाग जाएगी। वह ऑफिस से घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और उन पैसों के साथ अपनी कार से निकल पड़ती है। उसका इरादा सैम के पास कैलिफोर्निया जाने का है। सफर के दौरान वह बहुत डरी हुई और घबराई हुई होती है। उसे लगता है कि हर कोई उसे शक की नजर से देख रहा है। हाईवे पर उसे एक पुलिस वाला भी रोकता है, जो उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर उस पर शक करने लगता है। हालांकि वह उसे जाने देता है, लेकिन इस घटना से मैरियन का डर और भी बढ़ जाता है। पकड़े जाने के डर से वह एक पुरानी गाड़ियों के शोरूम में अपनी कार बेचकर एक नई कार खरीद लेती है, ताकि पुलिस उसे आसानी से ट्रैक न कर सके। सफर करते हुए रात हो जाती है और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सड़क देखना मुश्किल हो जाता है और थकी हुई मैरियन को सड़क के किनारे एक सुनसान मोटेल का साइन बोर्ड दिखता है, बेड्स मोटेल। वह रात गुजारने के लिए उस मोटेल में रुकने का फैसला करती है। इस मोटेल का मालिक नॉर्मन बेट्स नाम का एक शर्मीला और अकेला दिखने वाला नौजवान है। वह बताता है कि यहाँ ज्यादा मेहमान नहीं आते। मोटेल के ठीक पीछे एक पहाड़ी पर एक बड़ा, पुराना और डरावना घर बना हुआ है, जिसमें नॉर्मन अपनी माँ के साथ रहता है। नॉर्मन मैरियन से बहुत अच्छे से बात करता है और उसे अपने ऑफिस के पीछे बने एक छोटे से पार्लर में खाने के लिए बुलाता है। जब मैरियन उस कमरे में जाती है, वह देखती है कि दीवारों पर मरे हुए पक्षियों के शरीर लगे हुए हैं, जिन्हें संभाल कर रखा गया है। ये देखकर मैरियन को बहुत अजीब लगता है। नॉर्मन बताता है कि टैक्सीडर्मी, जानवरों के शरीर को संरक्षित करना उसका शौक है। बातचीत के दौरान नॉर्मन अपनी माँ के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और स्वभाव बहुत गुस्सैल और दबंग है। वह उसे किसी के साथ घुलने मिलने नहीं देती और किसी भी बाहरी लड़की को सख्त नापसंद करती है। वह बताता है कि हम सब अपने अपने पिंजरे में कैद होते हैं। नॉर्मन की अकेली और दुख भरी जिंदगी के बारे में सुनकर मैरियन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि वह पैसों के पिंजरे में खुद को कैद कर रही है। वह फैसला करती है कि वह अगली सुबह वापस फिनिक्स जाएगी और सारे पैसे लौटा देगी। इस फैसले से उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। वह अपने कमरे में वापस जाती है, पैसों को अखबार में लपेटती है और नहाने के लिए शावर में चली जाती है। मैरियन शावर में होती है और तभी बाथरूम के दरवाजे पर एक परछाई दिखती है। ये परछाई एक औरत की है, जिसके बालों का जूड़ा बना हुआ है। इससे पहले कि मैरियन कुछ समझ पाती, वह औरत एक बड़ा सा चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है। मैरियन चीखती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। हमलावर उसे बेरहमी से मारकर वहां से चला जाता है। मैरियन की लाश शावर में पड़ी रहती है और खून पानी के साथ नाली में बह जाता है। कुछ देर बाद नॉर्मन को अपने घर से अपनी मां के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वह घबराकर मैरियन के कमरे में जाता है, तो उसकी लाश देखकर सदमे में चला जाता है। उसे लगता है कि यह सब उसकी मां ने गुस्से में आकर किया है। अपनी मां को बचाने के लिए वह एक भयानक फैसला करता है। वह बेहद सावधानी से बाथरूम को साफ करता है, खून के हर एक निशान को मिटाता है। फिर वह मैरियन की लाश को शावर के पर्दे में लपेटता है और उसे मैरियन की कार की डिक्की में रख देता है। वह उसके सामान और उस अखबार में लिपटे पैसों को भी गाड़ी में रख देता है, बिना यह जाने कि उसमें पैसे हैं।
इसके बाद वह कार को पास के एक दलदल में ले जाकर धकेल देता है, जहां कार धीरे धीरे डूब जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। मैरियन की बहन लाइला क्रेन और उसका बॉयफ्रेंड सैम बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें मैरियन की कोई खबर नहीं मिलती। उसी समय मिल्टन आर्बोगास्ट नाम का एक प्राइवेट जासूस सैम की दुकान पर पहुंचता है। उसे मैरियन के बॉस ने उन $40,000 को खोजने के लिए काम पर रखा है। आर्बोगास्ट अपनी जांच करते करते बेट्स मोटेल तक पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात नॉर्मन से होती है। नॉर्मन उसे बताता है कि मैरियन यहां रुकी थी, लेकिन वह घबराया हुआ होता है और उसकी बातें मेल नहीं खाती। आर्बोगास्ट को उस पर शक हो जाता है, खासकर तब जब नॉर्मन अपनी मां से मिलवाने से मना कर देता है। आर्बोगास्ट को यकीन हो जाता है कि मां कुछ छुपा रही है। वह लैला को फोन करके बताता है कि वह मोटेल के पास वाले घर में जाकर नॉर्मन की मां से बात करेगा और फिर उनसे मिलेगा। आर्बोगास्ट उस डरावने घर में घुस जाता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, वही औरत की परछाई चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है और वह सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर जाता है। जब आर्बोगास्ट वापस नहीं आता, तो लाइला और सैम को चिंता होती है। वे स्थानीय शेरिफ से मिलने जाते हैं। शेरिफ उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताता है। नॉर्मन की मां मिसेस बेट्स को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उसने अपने प्रेमी को जहर दिया था और फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर लाइला और सैम को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि उस घर में जरूर कोई और औरत है। वे खुद सच का पता लगाने का फैसला करते हैं। वे पति पत्नी बनकर बेट्स मोटेल में एक कमरा लेते हैं। उनकी योजना होती है कि सैम नॉर्मन को बातों में उलझाए रखेगा और लायला चुपके से घर में जाकर उस औरत को ढूंढेगी। लायला उस डरावने घर में दाखिल होती है। वह घर के कमरों को देखती है, जो बहुत पुराने और धूल भरे हैं। उसे मां का कमरा मिलता है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी के रहने पर होता है, लेकिन बहुत अजीब और डरावना लगता है। उसे घर में कुछ नहीं मिलता, तो वह नीचे तहखाने फ्रूट सेलर की तरफ जाती है। तहखाने में उसे एक कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई दिखती है, जिसका चेहरा दीवार की तरफ होता है। लायला को लगता है कि यही नॉर्मन की मां है। वह धीरे से उसे आवाज देती है, मिसेस बेट्स। जब कोई जवाब नहीं आता, तो वह हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वह हाथ रखती है, कुर्सी घूम जाती है और लायला की चीख निकल जाती है। कुर्सी पर कोई जिंदा औरत नहीं, बल्कि एक कंकाल बैठा होता है, जो पूरी तरह से सड़ चुका है। उसी पल दरवाजे से एक औरत की परछाई, जिसने विग और ड्रेस पहनी होती है, चाकू लेकर लायला पर हमला करने के लिए दौड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, सैम वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। छीना झपटी में उस औरत के सिर से विग गिर जाती है और सच सामने आ जाता है। ये कोई औरत नहीं, बल्कि खुद नॉर्मन बेट्स था, जो अपनी मां के कपड़े पहनकर यह सब कर रहा था। कहानी के अंत में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। एक मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट सबको समझाता है कि नॉर्मन एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। जब नॉर्मन ने सालों पहले अपनी मां और उसके प्रेमी को मारा था, तो वह इस अपराध बोध को सह नहीं पाया। इस अपराध बोध से बचने के लिए उसके दिमाग ने अपनी मां की एक दूसरी पर्सनैलिटी बना ली। अब नॉर्मन के अंदर दो लोग रहते थे, एक नॉर्मन और एक उसकी मां। जब भी नॉर्मन किसी लड़की की तरफ आकर्षित होता था, तो उसकी मां वाली पर्सनैलिटी हावी हो जाती थी, क्योंकि वह बहुत ईर्ष्यालु और दबंग थी। वह उस लड़की को मार डालती थी। मैरियन और आर्बोगास्ट को नॉर्मन ने नहीं, बल्कि उसकी मां वाली पर्सनैलिटी ने मारा था। अब मां की पर्सनैलिटी ने नॉर्मन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आखिरी सीन में नॉर्मन एक कमरे में अकेला बैठा होता है, कंबल ओढ़े हुए। उसके दिमाग में उसकी मां की आवाज चल रही होती है, जो कह रही होती है, देखो, सब मुझ पर शक कर रहे हैं, पर मैं तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकती। वह कैमरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है और एक पल के लिए उसकी मुस्कान पर उसकी मां के कंकाल का चेहरा दिखाई देता है। बाहर
पुलिस दलदल से मैरियन की कार को बाहर निकाल रही होती है और उसके साथ ही वो सारे राज भी बाहर आ जाते हैं जो उस मोटेल में दफन थे।